रहमान डकैत मारा गया, अरशद पप्पू कत्ल हो गया, बाबा लाडला भी अंजाम को पहुंचा और उजैर बलोच सलाखों के पीछे है। तो फिर अब कौन है लियारी का डॉन? कौन है जो अब भी कराची के बिजनेसमैनों के लिए डरावना ख्वाब बना हुआ है? हमारी जान को खतरे। इन 5 लोगों को गिरफ्त नहीं किया जा सकता। तू मर्द का बच्चा है, तो वहां बैठ के क्या फायर करता है, जरा के बता ना। ऊपर से फायर किए जा रहे, ऊपर से फायर किए जा रहे। भत्ते का नेटवर्क कहां से चलाया जा रहा है? दिसंबर 2025 में कराची के ताजिरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सबका शिकवा था कि उन्हें आज भी भत्ते की पर्चियां मिल रही हैं। हमें धमकियां दी जाती है, हमें सब चीजें, हमारी जान को खतरे। कराची की इकॉनमी को 5-6 आदमी मिलकर तबाह कर रहे हैं, 5 करोड़ लोगों की या 4 करोड़ के कराची को, और इन 5 लोगों को गिरफ्त नहीं किया जा सकता, जबकि वो अवेलेबल भी हैं कि वो कहाँ मौजूद हैं। वसीउल्लाह लाखो तो बड़ी धड़ल्ले से कहता है, और कि जमील छांगा वो ये कहते हैं कि जी मैं तो एसएसपी की नहीं सुनता तो किसकी सुनूंगा। और तू मर्द का बच्चा है, तो वहां बैठ के क्या फायर करता है, जरा के बता ना। तू अपने आप को बड़ा बदमाश समझता है, तो तू पाकिस्तान में आके करके तो दिखा हमें। कौन है ये वसीउल्लाह लाखो? लियारी का डॉन या कराची का सबसे बड़ा भत्ताखोर या सियासी इंतकाम का शिकार नौजवान? एमक्यूएम से उसका क्या ताल्लुक था? पीपल्स पार्टी में उसकी क्या पोजीशन थी? पीएसपी में शामिल होने के लिए उसको क्या पेशकश की गई? गवर्नर सिंध और मुशीर दाखिला उसके मेहमान क्यों बनते थे? उसके सर की कीमत कितनी मुकर्रर की गई है? उसके गैंग में कितने लोग शामिल हैं? वो ईरान में है या पाकिस्तान में? इनकलाब पर आज हम इन सारे सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएंगे। बस आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। तो चलें, वसीउल्लाह लाखो की कहानी शुरू करने के लिए चलते हैं लियारी। नहीं, पहले इंडिया चलते हैं। ये भारत की चंबल वैली है। 80s में ये डाकुओं का सबसे बड़ा ठिकाना था। उन डाकुओं की कार्रवाइयों का दायरा और दहशत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में फैली हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि उनमें से एक गैंग की सरबराह एक औरत थी, फूलन देवी। फूलन देवी नाम धर दो। फूलन जो वो देवता था, अपराधी थी, हत्यारी थी, जिसने बचपन में गुर्बत, जात पात के जुल्म और जिनसी तशद्दुद का सामना किया। इंतकाम के लिए वो डाकुओं के साथ शामिल हो गई। फरवरी 1981 में कानपुर में ठाकरों के गांव पर डाकुओं ने हमला किया और 22 लोग मार दिए। इस हमले का इल्ज़ाम भी फूलन देवी गैंग पर लगा। 1983 में उन्होंने खुद को कानून के हवाले कर दी। वो तकरीबन 11 साल जेल में रही। रिहाई के बाद सियासत में आई और समाजवादी पार्टी के टिकट पर 1996 और 99 में रुकने पार्लियामेंट बनी। 2001 में उन्हें दिल्ली में कत्ल कर दिया गया। भारत में अरुण गौली और मुख्तार अंसारी समेत ऐसे कई किरदार हैं जो पहले क्रिमिनल थे, बाद में पॉलिटिक्स में आ गए, ऐवानों तक पहुंच गए। पाकिस्तान में इससे मिलती जुलती कहानी रहमान डकैत और उजैर बलोच की कही जा सकती है। रहमान बलोच पर अगवा, भत्ते और मनशियात के दर्जनों केसेस थे, मगर उसके बावजूद वो पीपल्स पार्टी के करीब आ गया था और लियारी की पॉलिटिक्स में उसका तूती बोलने लगा था। उजैर बलोच पर भी इल्ज़ाम था कि वो रहमान डकैत का राइट हैंड था और रहमान बलोच की मौत के बाद उसने अगवा और भत्ते का गैंग संभाला था। उन दोनों की कहानी आप हमारी इन वीडियोस में जान सकते हैं, मगर हमारी आज की वीडियो के मरकजी किरदार वसीउल्लाह लाखो की कहानी उनसे बिल्कुल उलट है। वो पहले सियासत में आया, फिर जुर्म की दुनिया में कदम रखा। वसीउल्लाह लाखो ने न्यू कराची के एक छोटे से मकान में आग खोली। कुछ अरसे नाजमाबाद, पापोश नगर में भी रहा, मगर फिर उसकी फैमिली लियारी के इलाके फूल पत्ती लैन मुंतकिल हो गई। वहाँ उसने अब्दुल्ला हारून कॉलेज से इंटर किया, फिर सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो से इकनॉमिक्स में ग्रेजुएशन और फिर वहीं से इकनॉमिक्स में एमए की डिग्री हासिल की। तालीम मुकम्मल करके वो फिर कराची आ गया। अब उसे तलाश थी एक नौकरी की। इधर उधर अप्लाई किया, मगर कहीं से कोई आसरा नहीं हुआ। ये वो दौर था जब मुल्क पर परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी और कराची पर एमक्यूएम का कंट्रोल। सिर्फ लियारी एक ऐसी जगह थी जहाँ एमक्यूएम को अभी तक एंट्री नहीं मिली थी और उसकी वजह थी पीपल्स पार्टी। लियारी पीपल्स पार्टी का गढ़ था। एमक्यूएम भी पूरी कोशिश में थी कि किसी तरह वो लियारी में घुस जाए। इसके लिए उसने लियारी में उन इलाकों पर नजरें जमाई जहां कच्छी मेमन कम्युनिटी की अक्सरियत थी। वहां एमक्यूएम ने आगरा ताज के इलाके में अपना सेक्टर ऑफिस खोला और लियारी के लोगों को मुलाजमतें देने के वादे किए। लियारी के लोगों की अक्सरियत बेरोजगार थी
और एमकेएम हुकूमत का हिस्सा। तो लियारी के कच्छी नौजवानों को लगा कि एमकेएम उन्हें नौकरियां दे सकती है। वो धड़ाधड़ एमकेएम में शामिल होने लगे। वसीउल्लाह लाखो ने एक इंटरव्यू में बताया कि उसने भी नौकरी ही की उम्मीद पर 2002 में एमकेएम ज्वाइन की। और सिर्फ वसीउल्लाह लाखो ही नहीं, जब्बार जैंगो, गफ्फार जिक्री और अयाज जहरी भी एमकेएम के कारकुन बन गए। वसीउल्लाह लाखो को नौकरी तो ना मिल सकी, मगर एमकेएम में आगे बढ़ने के मौके खूब मिले। वो जल्द ही एमकेएम आगरा ताज कॉलोनी की सेक्टर कमेटी का मेंबर बन गया। सेक्टर कमेटी की मेंबरशिप के लिए बाकायदा इंटरव्यू होते थे और बकौल वसीउल्लाह लाखो उसका इंटरव्यू खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार ने लिया था। एमक्यूएम के सेक्टर कमेटी का मेंबर बनने के बाद यूँ समझे कि वसीउल्लाह लाखो तेज़ी से तरक्की करने लगा। आगरा ताज कॉलोनी है वहाँ पर, तो वहाँ का ये सेक्टर इंचार्ज बन गया। 4 साल तक वो इस ओहदे पर रहा। अच्छा, इस दौरान ये होता था कि ये यूँ समझ लें कि इतना बड़ा हो गया था कि लियारी के अंदर जो भी एमक्यूएम का कोई बड़ा आता, जैसे उस वक्त के जो है गवर्नर थे इशरतुल इबाद या मुशीर दाखिला थे वसीम अख्तर, तो वो जब भी लियारी में आते थे तो इनका मेज़बान वसीउल्लाह लाखो ही होता था। अच्छा, फिर ये हुआ कि जब 2008 के इलेक्शन करीब आए तो एमक्यूएम के लिए बेहतरीन ऑप्शन जो था ये वसीउल्लाह लाखो ही था लियारी के अंदर, तो उसे एमएनए का टिकट दिया गया। लेकिन हुआ ये कि फिर वो नबील कबूल के हाथों हार गया। इलेक्शन के बाद जब पीपल्स पार्टी की सूबे और मरकज में हुकूमत बनी तो लियारी में रहमान बलोच और उजैर बलोच और मजबूत हो गए। अब एमक्यूएम के लिए लियारी में टिकना मुश्किल हो चुका था। इसके वहाँ कारकुनान एक एक करके मारे जाने लगे थे। वसीउल्लाह लाखो ने भी महसूस कर लिया कि लियारी में रहते हुए एमक्यूएम के साथ चलना मुश्किल है। अब उसके पास एक ही ऑप्शन था, पीपल्स पार्टी। उसने उजैर बलोच से रब्ता किया और साथियों समेत एमक्यूएम छोड़कर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गया। थोड़े ही अरसे में वो उजैर बलोच के बहुत करीब हो गया। उसने उजैर बलोच से खूब वफादारी निभाई। वसीउल्लाह लाखो का इल्ज़ाम है कि पार्टी छोड़ने पर एमक्यूएम उसकी दुश्मन बन गई थी। शहर में कहीं भी उनका कारकुन मरता तो इल्ज़ाम वो उसी पर डालते थे कि वसीउल्लाह लाखो ने ही मारा है। मकसद उनका यही था कि वो इसे क्रिमिनल साबित कर दें और उसकी शख्सियत किसी भी तरह सियासी ना रहे। आपको पता है जब पार्टी छोड़ो तो फिर इंसान क्या वो करते हो आपको पता है। फिर जहां उनका कुत्ता भी मरता था तो एफआईआर मेरे पे काटते थे कि भाई वसी लाखों ने मारा है ये बंदा। कहीं भी कुछ भी होता था तो उनके मुत्तहदा वालों का पूरे शहर में कहीं भी कुछ हो तो एफआईआर में मेरा नाम होता था, चाहे फिर वो बल्दिया हो, चाहे वो लाइट हाउस हो, चाहे उलिमाबाद हो। फर्ज ये काम करना था कि ये बंदा आप किसी तरह भी सियासी ना रहे। 2009 में रहमान डकैत की मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाकत के बाद जब लियारी की लीडरशिप उजैर के हाथ में आई तब वसीउल्लाह लाखो उसी के साथ था। जब बाबा लाडला और उजैर बलोच के दरमियान इख्तलाफात हुए और लियारी में नई गैंग वॉर छिड़ी तब भी उसने उजैर बलोच का ही साथ दिया। फिर अप्रैल मई 2012 में होने वाले मशहूर ज़माना लियारी ऑपरेशन के दौरान भी उसने उजैर का साथ नहीं छोड़ा था। बहरहाल जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई और लियारी में असल ऑपरेशन शुरू हुआ तो उजैर बलोच समेत बहुत से लोग लियारी छोड़कर फरार हो गए थे। 2014 में उजैर बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया। अब लियारी का कंट्रोल वसीउल्लाह लाखो के हाथ में आ गया, लेकिन बाबा लाडला गैंग अब ज़्यादा मजबूत हो चुका था। इसलिए 2014 में वसीउल्लाह लाखो भी ईरान चला गया और खामोश बैठ गया। लेकिन जब 2017 में बाबा लाडला की पुलिस मुकाबले में हलाकत की खबर आई तो वसीउल्लाह लाखो वहीं ईरान से बैठकर लियारी को कंट्रोल करने लगा और वहीं से भत्ता वसूली का काम शुरू कर दिया। फिर उसका नेटवर्क लियारी से बाहर निकला और आज पूरे कराची में फैला हुआ है। वो ईरान में बैठकर पूरे कराची में भत्ते का सिस्टम चला रहा है। इस सिस्टम के कुछ और किरदार भी ईरान में हैं। जब उससे पूछा गया कि ये भत्ता वसूली का काम उसने कहाँ से सीखा तो उसका जवाब था एमक्यूएम। उसने इल्ज़ाम लगाया कि एमक्यूएम में 10 साल रहकर उसने सीखा कि किस तरह रैकी करनी है, किस तरह टारगेट को वॉच करना है, कैसे भत्ते की पर्ची देनी है, कैसे मामला तय करने हैं। हमारी ये तरबियत हुई है जनाब मुत्तहदा से, अल्ताफ हुसैन भाई से, कि किस तरह रेकिंग करनी है, किस तरह मामला देखना है, किस तरह लोगों को वॉच करना है, किस तरह खतो खिताबत करके पर्ची देनी है। ये सब मुत्तहदा में थे तो हम ये करते थे। अब वहाँ की तरबियत फिर हम यहाँ यूज कर रहे हैं। मज़े की बात यह भी है कि वसीउल्लाह लाखो भत्ता वसूली को जुर्म ही नहीं समझता, वो उसे प्रोटेक्शन मनी कहता। उसका दावा है कि वो सिर्फ उन लोगों से भत्ता लेता है जो गलत काम करते हैं, जैसे कि मनशियात फरोश, सट्टे और जुए के अड्डे चलाने वाले, छालिया के स्मगलर वगैरह। एक बार उससे किसी ने पूछा कि लियारी के अंदर जितने भी बड़े बड़े नाम थे, जो बड़े बड़े क्रिमिनल थे, वो सब एक एक करके सब खत्म हो गए, तो अब लियारी में क्या सूरत हाल है, अमन अमान है, पहले से बेहतर है? तो वसीउल्लाह लाखो का कहना था कि इस वक्त लियारी की हालत उससे ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि पहले जो है लियारी में सिर्फ चर्स और शराब जैसी चीज़ें मिलती थी, लेकिन अब वहाँ पे क्रिस्टल, आइस, पाउडर और पता नहीं कौन कौन से नशे मिलते हैं। वसीउल्लाह लाखो का ये भी इल्ज़ाम था कि लियारी के अंदर जितने भी मुनशियात के अड्डे हैं
वो सब के सब पुलिस के अंडर में, उसकी निगरानी में या उसकी सरपरस्ती में चल रहे हैं। और लियारी में जितने भी मुंशियात के अड्डे हैं वो अरशद पप्पू का बेटा है बिलाल पप्पू, वो चला रहा है। वसीउल्लाह लाखों की हिम्मत देखिए, वो भत्ते के लिए पुलिस अफसर को भी नहीं छोड़ता। एक इंटरव्यू में उसने खुद बताया कि अब्बास टाउन में शराब का अड्डा चल रहा था। उसने वहाँ के SHO को फ़ोन किया और कहा कि उसे भी भत्ता चाहिए। SHO ने डायरेक्ट शराब खाने के मालिक का नंबर दे दिया। इसे फ़ोन किया तो उसने भत्ता देने से इनकार कर दिया। इस इनकार पर वसीउल्लाह लाखों ने वहाँ फायरिंग करा दी। 3 लोग मारे गए। उसके बाद वसीउल्लाह लाखों को इस शराब खाने से भत्ता मिलना शुरू हो गया। वसीउल्लाह लाखों का कहना है कि उज़ैर बलोच बेगुनाह है। लियारी में जितनी भी गड़बड़ है, जितने भी फसादात हुए, उन सब के पीछे बाबर लाडला था। उज़ैर बलोच पर जितने भी केसेस हैं, उनकी वजह किसी न किसी तरह बाबर लाडला और उसके अंडर में काम करने वाले लड़के हैं। उज़ैर बलोच का उन कामों से कोई ताल्लुक नहीं था। वसीउल्लाह लाखों ये भी दावा करता है कि कराची में आज पीपल्स पार्टी का मेयर है तो उसकी वजह भी वो यानी वसीउल्लाह लाखों और उसके लोग हैं। वो कहता है कि हमने शहर पर कंट्रोल करके लोगों को अपनी जानिब राग़िब किया, हमने मुत्तहिदा को कंट्रोल किया, तब कहीं जाकर आज पीपल्स पार्टी का मेयर बना है। ज़माने के अंदाज चूँकि बदले गए हैं, इसीलिए वसीउल्लाह लाखों भी डिजिटल तरीके से भत्ता मांगता है। वो व्हाट्सएप पर मैसेज करता है, वॉइस नोट भेजता है, कॉल करता है और लोगों के दिलों में अपना खौफ और रोब डालकर उनसे भत्ता मांगता है। वसूली यहाँ उसके लड़के करते हैं। ये लड़के पहले टारगेट की रैकी करते हैं, उनके बारे में मालूमात इकट्ठी करते हैं कि उनका कितना बड़ा कारोबार है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, वगैरह वगैरह। और फिर ये सारी मालूमात वो वसीउल्लाह लाखों को भेजते हैं। वो सिर्फ फ़ोन पर सारा नेटवर्क चलाता है, सोशल ऐप्स के ज़रिए उनसे रब्ता करता है, उन्हें उनके कारोबार की तफसील बताता है, फैमिली मेम्बर के बारे में बताता है। इसके बाद पैसों की डिमांड करता है। ये डिजिटल भत्ता वसूली पूरे कराची से की जाती है। पुलिस के मुताबिक मजमूई तौर पर 4 गैंग हैं जो ईरान से ऑपरेट हो रहे हैं। वसीउल्लाह लाखों भत्ताखोरी से कितना कमा लेता है? इस सवाल पर उसने कहा कि सब खर्चों के बाद बस 3-4 लाख रुपए बच जाते हैं। और फिर तफसील बताते हुए उसने कहा कि भत्ते की कॉल करने से पहले फायरिंग करानी पड़ती है। इसके लिए असला खरीदना, लड़कों तक पहुंचाना, उनसे फायरिंग कराना, इन सब पर खर्चा होता है। और फिर जिससे भत्ता मांगा गया हो उसकी इन्फॉर्मेशन जहां से आई हो उसे भी रकम देना पड़ती है। और जहां कार्रवाई की जाए वो इलाका अगर किसी दूसरे कमांडर का है तो उसे भी हिस्सा देना पड़ता है। और फिर हर महीने अच्छे खासे पैसे तो वकील ले जाते हैं, क्योंकि बकौल उसके गैंग का जो भी लड़का पकड़ा जाता है उसके वकील की फ़ीस भी उसे ही देनी पड़ती है। वसीउल्लाह लाखों क्रिकेट में सट्टा चलाने वालों से भी भत्ता वसूल करता है। उसका कहना है कि कराची में जितने भी क्रिकेट बुकीज़ हैं वो सब शराफत से भत्ता दे देते हैं, इसीलिए उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की। जितने बड़े बड़े बुकी हैं, जितने बड़े बड़े ये सटलर हैं जो मैच में ये जुआ हुआ खेलते हैं, तकरीबन तो हमारे सिस्टम से, हमारे लोगों से राब्ते में, ठीक है ना भाई। तो प्यार मोहब्बत में जो भी हम उनसे मामला करते हो जाता है। कभी आपको पता है किसी बुकी को हमने अभी फिलहाल हाल ही 4-5 सालों में टच नहीं किया, उससे पहले करते थे, लेकिन अब वो सब कंट्रोल में, तो सब मामला प्यार मोहब्बत से चल रहा है। सिंध हुकूमत और पुलिस हुक्काम का कहना है कि वसीउल्लाह लाखों दुबई और ईरान से भत्ते का नेटवर्क चला रहा है। वजीर कानून सिंध ज़िया लंजार ने अक्टूबर 2025 में कहा था कि इसे ईरान से गिरफ्तार करके लाया जाएगा। इस बात को कई महीने होने के बाद भी अब तक वसीउल्लाह लाखों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। बहरहाल अब पाकिस्तान की दरख्वास्त पर इंटरपोल ने वसीउल्लाह लाखों के रेड वारंट जारी कर दिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ कराची के एक सहाफ़ी से गुफ्तगू में वसीउल्लाह लाखों ने दावा किया कि वो यहीं हैं, सिंध में घोटकी, कश्मोर और कंदकोट, इन इलाकों में उसका बसेरा है। जो कहते हैं कि वो किसी पड़ोसी मुल्क में हैं, वो गलत हैं। ताहम उसका दावा इसलिए भी गलत मालूम होता है क्योंकि ईरान जंग के दौरान कराची के ताजिरों को भत्ते की कॉलें आने का सिलसिला रुक गया था, क्योंकि ये कॉलें ईरानी नंबरों से की जाती थी। यहाँ आपको ये भी बताएं कि वसीउल्लाह लाखों के सर की कीमत 2 करोड़ रुपए है। इसके खिलाफ कत्ल, इक़दाम कत्ल, पुलिस मुकाबला, हंगामा आराई और दहशतगर्दी एक्ट के 60 से ज़्यादा मुकदमात शहर के मुख्तलिफ थानों में दर्ज हैं। वसीउल्लाह लाखों के खिलाफ कत्ल का पहला मुकदमा 2012 में कलाकोट थाने में दर्ज हुआ था। अब देखते हैं पुलिस कब इसे गिरफ्तार करने में कामयाब होती है।